तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 698 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन जो होता है वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये बुक ऑफ एस्पर के मास्टर 9 सेरेनिटीज एम्परर का डिसाइपल है, यानी कि उसका सक्सेसर है। इसी वजह से ये लड़का यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेशल है। तो ये बात सुनने के बाद उसका डिसाइपल जेलिन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या ये वाकई में जहाँ पर इस दुनिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स का मास्टर था डिमोनिक एम्परर, क्या ये उसका डिसाइपल है। इसके साथ ही ड्रैगन इंसेस्टर से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकलने वाली डाव की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कैसी है, और इस एनर्जी के अंदर से जो एनर्जी की मुझे टेक्निक महसूस हो रही है वो टेक्निक उसी 9 सेरेनिटीज एम्परर की ही हो सकती है। इस लड़के की बॉडी के अंदर इस वक्त एक से ज्यादा एनर्जीज हैं और सारी की सारी एनर्जीज को एक ही जगह के ऊपर एक ही बॉडी के अंदर रिफाइन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक मास्टर हुआ करता था एंशिएंट समय में, कभी यहाँ पर एक मास्टर हुआ करता था जो कि हीवनली राइटियस एम्परर की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल था, और उसने यहाँ पर एक मेथड बनाया था, उसने एक टेक्निक बनाई थी जिससे कि वो यहाँ पर बहुत सारी अलग टाइप की एनर्जीज को अपनी एक ही बॉडी के अंदर समा सके और सभी को रिफाइन कर सके। जब वो एक ही बॉडी के साथ यहाँ पर इतनी सारी डिफरेंट एनर्जीज को मिक्स करके उन सभी को यूज करता तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सकता था। लेकिन वो कभी यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाया और इसी वजह से दुनिया को ज्यादातर उसके बारे में पता नहीं, और सिर्फ और सिर्फ पुराने लोग उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारे जैसे ड्रैगन्स या फिर हमारे जैसे मिस्टिकल बीस्ट जो है के समय से परे हैं, यानी कि केओस वर्ल्ड से हैं। हमारे पांचों ग्रेट सैक्रेड बीस्ट भी उसी समय से है जिस समय यहाँ पर 9 सेरेनिटीज एम्परर्स हुआ करता था, और उस एम्परर ने जो टेक्निक बनाई थी उस टेक्निक की मदद से वो यहाँ पर बड़ी आसानी से हम पांचों सैक्रेड बीस्ट की एनर्जी को भी एक ही बॉडी के अंदर समा सकता था, उन सभी को एब्जॉर्ब करके उनको रिफाइन कर सकता था। जैसे कि इस लड़के की बॉडी के अंदर 3 मैजिकल यानी कि 3 सैक्रेड बीस्ट की पावर्स हैं, जैसे कि तुम यहाँ पर देख चुके हो कि इसके पास किलिन का बाजू है, और इसके अलावा इसके पास यहाँ पर थंडर की पावर है जो कि थंडर फीनिक्स के पास से आई है, और फिर इस लड़के के पास यहाँ पर कुनपेंग की पावर है जो कि अजूरे ब्लू फ्लेम्स है। जो अगर कोई आम इंसान होता तो वो यहाँ पर इन सैक्रेड बीस्ट की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर कभी भी एक जगह के ऊपर नहीं रख सकता था, यानी कि उसकी बॉडी अभी तक एक्सप्लोड हो चुकी होती। सिर्फ एक पावर को भी अपनी बॉडी में समाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जिलियन कहता है क्या आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके पास यहाँ पर 3 सैक्रेड बीस्ट की पावर्स है जबकि मेरे पास सिर्फ एक है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर इसके पास 3 सैक्रेड बीस्ट की पावर्स और सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, इस लड़के के पास कुछ और भी। और साथ ही वो यहाँ पर अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और हमारे जूफैन की आंख खोलकर उसे दिखाता है और कहता है अब जरा गौर से देखो, क्या तुम यहाँ पर इसकी आंख को देख पा रहे हो। इस आंख को आई ऑफ द वॉइड कहा जाता है। क्या तुम्हें पता है कि सैक्रेड डोमेन के अंदर जो हीवनली एम्परर हुआ करता था, हीवन एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल एम्परर था, और उसके पास एक सैक्रेड डिवाइन वेपन हुआ करता था जो कि हीवनली सैक्रेड डिवाइन आई ऑफ द वॉइड थी। और इस लड़के ने पता नहीं कैसे, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर आई ऑफ द वॉइड को हासिल कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद जिलियन और भी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये यहाँ पर उसका भी डिसाइपल हो सकता है, यानी क्या ये उसका भी सक्सेसर हो सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उसका सक्सेसर है, मुझे लगता है कि इसके पास जो स्पेशल सैक्रेड आई ऑफ द वॉइड जो है ये स्पेशल चीजें से वहां से मिली होगी जहां पर से किलिन का बाजू मिला है, क्योंकि वो हीवनली एम्परर जो था वो यहाँ पर उसने किलिन को ट्रैप कर दिया था। एक जगह के ऊपर जहां पर उसने किलिन को ट्रैप किया था वहां पर उसने अपने इस डिवाइन वेपन को भी छोड़ा था, आई ऑफ द वॉइड को उसने उस जगह के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर हीवनली एम्परर की आई को भी अपनी आई बना लिया, यानी कि उससे भी यहाँ पर हासिल कर लिया है, और ये बड़ी हैरानी की बात है। तो जिलियन कहता है कि देखो तो जरा, इसके पास 3 ग्रेट सैक्रेड बीस्ट की पावर्स है, साथ इसके पास यहाँ पर एक एम्परर का दिया हुआ डिवाइन वेपन आई ऑफ द वॉइड है। इसका मतलब यह है कि लड़का एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सकता है। तो इसके मास्टर से कहता है कि नहीं बच्चे, अभी भी तुम यहाँ पर इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही कुछ है? मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बंदे से इस वजह से जेलस हो रहे हो कि इसके पास ये सब कुछ है, तो ये वाली चीज देखने के बाद तुम और भी ज्यादा जेलस होगे। और इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है वहां पर हमारे जूफैन के पास उसकी हीवनली डिवाइन स्वर्ड को बाहर निकालता है। जब हीवनली डिवाइन स्वर्ड वहां से बाहर निकलती है तो जिलियन कहता है कि मास्टर अब ये क्या चीज है, ये तो पास एक तलवार है। तो मास्टर से कहता है कि लड़के जरा गौर से देखो, ये एक सैक्रेड स्वर्ड है जो कि सैक्रेड डोमेन से आई है। ये भी हीवनली एम्परर्स यूज किया करते थे और उनका छोड़ा हुआ एक तोहफा, यानी कि उनका छोड़ा हुआ एक डिवाइन वेपन है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन वेपन होता तो मैं भी यहाँ पर इतना हैरान नहीं होता, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक स्पिरिट जुड़ी हुई है जो कि ब्लडी बेबी की है। क्या तुमने कभी यहाँ पर ब्लडी बेबी के बारे में सुना है? तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये ब्लड डीमन एंसेस्टर से आई है। एक समय था जब यहाँ पर एक ब्लड डीमन एंसेस्टर नाम का एक महान मास्टर हुआ करता था, एक डिमोनिक मास्टर जिसने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट्स बनाई थी, एक ऐसी टेक्निक जिसके साथ वो ब्लडी बेबी बना सकता था। उसने अपने लिए जो हीवनली ब्लडी बेबी बनाया था, वो हीवनली ब्लडी बेबी जो था वो इथीरियल स्टेज से ऊपर था, यानी सोल हार्मनी राम में था। यहाँ तक कि एम्परर राम के मास्टर्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे, वो लोग भी यहाँ पर उससे फाइट करने से डरते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे उसका ब्लडी बेबी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस लड़के ने यहाँ पर मुझे नहीं पता कैसे इस टेक्निक को हासिल कर लिया, क्योंकि ब्लड डीमन एंसेस्टर के मरने के साथ ही वो टेक्निक जो थी वो दुनिया से गायब हो गई और कोई दोबारा कभी यहाँ पर ब्लडी बेबी नहीं
बना पाया, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर कर दिखाया और इसने यहाँ पर अपना ब्लडी बेबी बना लिया है। तो जिलियन कहता है कि मास्टर अब तो मैं वाकई में यहाँ पर इस लड़के से जेलस हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा लकी इंसान है और सिर्फ लकी नहीं है बल्कि हीवन इसके ऊपर मेहरबान है। हीवंस ने यहाँ पर इसे इतने सारे तोहफे दिए हैं कि इन सभी तोहफों की मदद से ये दुनिया में इनविंसिबल हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो इसके बाद उसके मास्टरों से कहता है कि लड़के तुम्हें लगता है कि इसके पास इतने तोहफे हैं तो ये बहुत ज्यादा लकी है। सिर्फ लक होने से कुछ नहीं होता बल्कि इसके साथ में कंपैटिबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पास यहाँ पर एक ड्रैगन की पावर्स है, अगर तुम यहाँ पर एक ड्रैगन की पावर्स को ही पूरी तरह से मास्टर कर लेते हो तुम भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। लेकिन तुम यहाँ पर इस बारे में मत सोचो कि इसके पास इतने तोहफे और तुम भी यहाँ पर इसकी तरह सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को अपना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल काम तो यही होता है कि इन सारे सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को एक ही बॉडी के अंदर रिफाइन कर पाना, जो कि ये लड़का अभी तक नहीं कर पाया। एक दिन अगर यहाँ पर इन सारी की सारी पावर्स को रिफाइन कर सकता है तो मुझे लगता है कि ये इस दुनिया में इनविंसिबल हो जाएगा। यहाँ तक कि एंशिएंट एम्परर्स भी इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। ये इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि गार्ड बन जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस लड़के के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर इन सभी पावर्स को एक साथ मर्ज करना चाहता है और यहाँ पर एक साथ इन सभी को रिफाइन करके यूज करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों साल की मेहनत लगेगी, लाखों करोड़ों साल की तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर इतनी कल्टीवेशन के बाद ये इनमें से किसी पावर को मर्ज कर पाएगा और उन्हें यहाँ पर यूज कर पाएगा। इसका मतलब यही है कि तुम ये समझो कि इसके लिए ये इम्पॉसिबल है, अपनी लाइफ टाइम में तो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तुम इस बारे में सोचना भी मत कि तुम कभी ये कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर 9 सेरेनिटीज एम्परर की कोई भी पावर्स नहीं है, ना ही उसकी टेक्निक्स है जिनकी मदद से तुम यहाँ पर मल्टीपल पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट कर सको। जिलियन मास्टर की बात सुनने के बाद कहता है जी मास्टर आपकी टीचिंग्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मास्टर इसकी फिजिकल बॉडी तो यहाँ पर टूट फूट चुकी है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो उसका मास्टर से कहता है कि इसकी फिजिकल बॉडी जो है अभी यहाँ पर रिपेयर हो सकती है, क्योंकि इसका ब्लडी बेबी जो था वो अभी तक यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड है, उसकी सोल इसके साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ब्लडी बेबी से प्रोटेक्शन दे रहा था और इसने इसकी फिजिकल बॉडी को बचा कर रखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसकी फिजिकल बॉडी को दोबारा से रिफाइन कर सकता हूँ। तुम इस लड़के को मेरे पास लेकर आए, मैं यहाँ पर इस लड़के को बचाने के लिए अब इतना तो कर ही सकता हूँ कि अपनी फायर के साथ मैं यहाँ पर इस लड़के की बॉडी को दोबारा से रिफाइन करूंगा, जिसकी वजह से इसके पास मेरी पावर्स भी आ जाएंगी। ड्रैगन इसी के साथ अपना एक स्केल निकालता है और उस स्केल को निकालकर अपनी फायर के साथ हमारे ज़ूफैन की बॉडी को रीबिल्ड करेगा। तो हमारा जिलियन कहता है कि मास्टर तुम तो अपनी फायर इसकी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, इसका मतलब यह है कि ये मेरी तरह हो जाएगा, यानी कि इसके पास भी यहाँ पर तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर आ जाएगी। तो ड्रैगन उसे कहता है क्या हो गया, अब तुम यहाँ पर इस बात से भी जेलस हो रहे हो। तो वो कहता है मैं यहाँ पर जेलस क्यों होऊंगा, इसके पास पहली यहाँ पर 3 सेक्रेट बीस्ट की पावर्स, अगर चौथे सेक्रेट बीस्ट की पावर आ जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पर जेलस होने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल और ये तुम्हारा डिसाइपल तो है नहीं है। तो मास्टर से कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं बच्चे। और वैसे भी बच्चे क्या तुम यहाँ पर अकेले उस टास्क को पूरा कर सकते हो, वो काम जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो काम जो तुम्हें करना है मेरे लिए, क्या तुम अकेले वो कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते। अब जबकि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा एक साथी मिल चुका और अगर यहाँ पर इसे मेरी पावर्स मिल जाते हैं तो उसके बाद इसे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनकर मेरा वो काम पूरा करना पड़ेगा और तुम दोनों मिलकर वो काम पूरा कर सकते हो। इसी के साथ ही हमारा ड्रैगन जो था वहां पर अपनी फायर को ज़ूफैन की बॉडी के अंदर डालकर उसकी बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट करता है ताकि उसे रीबिल्ड किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 698 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ूफैन यहाँ पर दोबारा से जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 699 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ड्रैगन जो था अपनी फायर को ज़ूफैन की बॉडी के अंदर डालकर उसे रीबिल्ड करना स्टार्ट करता है। अब किसी के साथ हमारे ज़ूफैन के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है कि ज़ूफैन की बॉडी बाहर तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन अंदर वो यहाँ पर अपनी इनर थॉट्स के अंदर जाता है, जहां पर हमारे ज़ूफैन की सोल फॉर्म के अंदर कोई कह रहा होता है 9 सर्टेनिटीज। तो वो कहता है ये कौन है, कौन जहाँ पर किसको बुला रहा है। तो सामने एक बुढ़ा मास्टर खड़ा होता है, तो हमारा ज़ूफैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वो कहता है कि ये क्या मैं कौन सी जगह के ऊपर हूँ। तो उसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है जैसे वहां पर से थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो बुढ़ा मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसके बाद दोबारा कभी तुम जिंदा नहीं हो पाओगे। तो ज़ूफैन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है ये लैंड ऑफ डिमाइज है, ये मौत और जिंदगी के बीच की वो जगह है और अगर तुम यहाँ पर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और दोबारा कभी इस दुनिया में जिंदा नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ही वहां पर फिर से वही आवाज आना शुरू हो जाती है, कोई फिर से कहता है कि 9 सेरेनिटीज हम यहाँ पर तुम्हारे वेट कर रहे थे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि क्या ये लोग यहाँ पर तुम्हें बुला रहे हैं। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि हाँ ये लोग मुझे बुला रहे हैं। तो ज़ूफैन कहता है तो फिर तुम उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुम उनकी तरफ जा क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उनका जवाब देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैंने उन लोगों से कुछ वादा किया था और मैं यहाँ पर उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता बताओ। तो वो कहता है कि यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वहां पर सामने तुम्हें वो ब्लैक होल दिखाई
दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है जहां पर से तुम निकल सकते हो। लेकिन जो भी वहां पर उस रास्ते में गया कभी वहां पर से वापस नहीं आ सका, यानी कि अगर एक बार तुम वहां पर चले गए तो कभी वहां से वापस नहीं आओगे। और इसी के साथ ज़ूफैन उस ब्लैक होल की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो मास्टर से कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, मैंने कहा ना कि अगर कोई वहां पर जाता है तो कभी वापस नहीं आता। तो ज़ूफैन उसे कहता है कि तुम्ही ने तो कहा कि वहां पर से सिर्फ एक ही रास्ता है, अब जबकि यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है तो फिर वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि दूसरी तरफ क्या है। तो बुड्ढा मास्टर से कहता है कि रुक जाओ, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो, आखिर बताओ कि तुम हो कौन। तुम्हारा ज़ूफैन वहां पर रुक जाता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि तुम कौन हो, अगर तुम मुझे बताओगे तो फिर हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है जब उसका सवाल सुनता है तो फिर कहता है कि मैं कौन हूं, मुझे तो याद नहीं है कि मैं कौन हूं। तो इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर जो होता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक ऐसा लड़का है जिसे यहाँ पर खुद अपने बारे में भी याद नहीं है कि ये कौन है, लगता है कि इसकी मेमोरीज जो है पूरी तरह से इरेज हो चुकी है, जो इसकी सोल इस लेवल तक वीक हो चुकी है कि अब यहाँ पर ये दोबारा वापस नहीं जा पाएगा। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैंने सभी को फेल कर दिया, मैं सभी की उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकता और मैं भी यहाँ पर इसके साथ ही अब उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता हूँ और हमेशा के लिए खत्म हो जाता हूँ। तो जैसे बुड्ढा मास्टर वहां पर आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर वो फायर जो होती है जो ड्रैगन की थी वो अंदर पहुंच जाती है और फायर वहां पर आने के बाद हमारे ज़ूफैन की बॉडी को कवर कर लेती है। जब वो ज़ूफैन की बॉडी को कवर कर दिया, इसी के साथ ज़ूफैन की बॉडी के अंदर से अज़ूरे फ्लेम्स निकलती है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और मां ज़ूफैन जो होता है उसकी बॉडी वहां पर पूरी तरह से न्यू बन जाती है। और मां ज़ूफैन कहता है कि मुझे याद आ गया मैं कौन हूं। तो मां ज़ूफैन कहता है कि मेरा नाम ज़ूफैन है, मैं डिमोनिक एम्परर ज़ू जीफैन की रीइंकार्नेशन हूं जो कि यहाँ पर इस दुनिया में दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूं। और साथ ही मां ज़ूफैन को वहां पर रोशनी दिखाई देती है, वो एनर्जी की रोशनी जो कि यहाँ पर ड्रैगन की फायर से क्रिएट होती है। और साथ ही ज़ूफैन उस बुड्ढे मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे, जब तुम दोबारा यहाँ पर मौत की कगार पर होगे हम लोग इसी लाइफ और डेथ की दुनिया के बीच में मिलेंगे। और साथ ही उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की डाव को अचीव कर लोगे या फिर तब मिलेंगे। और साथ ही वहां पर फायर जो होती है पूरे एरिया को कवर कर लेती है और मां ज़ूफैन वहां पर से बाहर निकल आता है और ज़ूफैन की बॉडी पूरी तरह से वहां पर न्यू बन जाती है और मां ज़ूफैन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। और साथ ही मां ज़ूफैन की पावर्स जो होती है वो सारी उसके पास वापस आ चुकी है और उसके चेहरे के ऊपर दिखाता है कि अब उसके पास ड्रैगन की पावर्स भी आ चुकी हैं। तो ज़ूफैन जब उठता है तो ड्रैगन किंग उसे कहता है तो फाइनली तुम जहां पर ठीक हो ही गए। तो मां ज़ूफैन कहता है ड्रैगन एंसेस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर हेलब्लेज वैली के अंदर हूँ, लेकिन मैं इस जगह के ऊपर पहुंचा कैसे, क्या आप मुझे लेकर आए। तो जिलियन उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैंने वहां पर देखा कि डीमन पर्जिंग सेक्टर के कमीने लोगों ने तुम्हें घेर रखा था और तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारकर वो लोग वहां पर से जाने वाले थे और एंड के ऊपर वहां पर तुम्हारी कुछ ही सांसें बची थी तो मैं तुम्हें वहां पर से उठाकर ले आया। तो मां ज़ूफैन कहता है क्या जिलियन तुम मुझे वहां पर से लेकर आए हो। तो उसी के साथ ही मां ज़ूफैन जो होता है जब जिलियन को वहां पर देखता है तो बड़ी तेजी के साथ भागता है उसके पास जाता है, उसे पकड़ता है और उसे कहता है अगर तुम मुझे वहां पर से लेकर आए तो फिर तुम्हें यहाँ पर यह भी पता होगा कि किंग चैंग कहां पर है, किंग चैंग और बाकी की सभी लड़कियां कहां पर है, क्या वो सेफ है, क्या वो सेफली वहां पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहुंच गई। तो मां जिलियन से कहता है कि तुम्हें कब से यहाँ पर लड़कियों की परवाह होने लगी। तो मां ज़ूफैन कहता है कि इस बात को छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या वो लड़कियां सेफ हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 699 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 700 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफैन भागता हुआ जिलियन के पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि जिलियन जल्दी से बताओ कि किंग चैंग कैसी है, क्या वो ठीक है। तो जिलियन उसे कहता है कि वहां पर जितने भी लोग तुम्हारे पर अटैक करने वाले थे उन सभी को तो मैंने मार दिया था और इसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था, यानी कि अगर वहां पर लड़कियां थी भी तो वहां पर से जा चुकी थी, इसका मतलब यह है कि वो सेफ ही होंगी और तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी जान बचाई है। तो ज़ूफैन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। तो जिलियन कहता है कमीना कहीं का थैंक यू, इसने फिर भी नहीं बोला। तो इसी के साथ ही ड्रैगन किंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किन लड़कियों की बात कर रहे हो और तुम्हारा उनके साथ क्या रिलेशन है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है उसे वहां पर कहता है कि ड्रैगन एंसेस्टर मैं यहाँ पर जिन लड़कियों की बात कर रहा हूँ उनमें से एक मेरी वाइफ है, उसका नाम किंग चैंग है। तो ये बात सुनते ही ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के मेरी वार्निंग को समझ लो कि मैं यहाँ पर तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि इन लड़कियों से दूर रहो, स्पेशली उस लड़की जिसे तुम अपनी वाइफ बना बैठे हो उससे दूर रहो। जितना ज्यादा उससे दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना तुम यहाँ पर एक गहरे अंधेरे में डूब जाओगे जहां पर से कभी निकल नहीं पाओगे। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात को समझ नहीं पाता तो ड्रैगन एंसेस्टर जो होता है जिलियन से कहता है कि जिलियन बच्चे तुम जाओ यहाँ से, मुझे उस लड़के के साथ अकेले में कुछ बातें करती हैं और साथ ही वहां पर अपनी उंगली के साथ स्पेस के अंदर एक क्रैक ओपन करता है और इसी के साथ जिलियन को वहां पर से भेज देता है। तो जिलियन के चले जाने के बाद मां ज़ूफैन कहता है कि ड्रैगन एंसेस्टर आपने यहाँ पर ये बात क्यों कही कि मुझे वो लड़कियों से दूर रहना है, क्या आप मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल में
बता सकते हैं? तो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे अपने बारे में डिटेल में बताओगे और सच बताना क्या है, तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे पास इतनी सारी डिफरेंट पावर्स क्यों है और ये सारी की सारी डिफरेंट पावर्स तुम्हारे पास कैसे आई है। तो इसी के साथ ड्रैगन वहां पर गुस्से के साथ उसे कहता है कि और यहाँ पर मुझे झूठ बोलने के बारे में तो सोचना मत, अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करता, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। और जब वहां पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है तो वहां ज़ूफेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसके साथ झूठ बोल सकता हूँ या फिर इसके साथ कोई और इस तरह की बात कर सकता हूँ, तो फिर इसे यहाँ पर सच बता देना चाहिए। वैसे भी तो मास्टर कुनपेंग को सब कुछ पहले से पता है, तो एक और सेक्रेट बीस्ट को पता चल जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मां ज़ूफेन उसे सारी की सारी कहानी सुना देता है कि कभी वो यहाँ पर डीमन एम्परर हुआ करता था, 10 एंशिएंट सॉवरियंस ने उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डाला था और वो दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, और फाइनली मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में इतना तो पता चल ही गया कि तुम्हारे पास 9 सेरेनिटीज एम्परर की वो बुक क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर उसके सारे सीक्रेट्स है। कहा जाता है कि 9 सेरेनिटीज एम्परर्स के पास एक बुक ऑफ एस्पर थी जिसके अंदर उसने दुनिया की हर एक मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट्स लिखे हुए थे, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है। इसी की स्पेशल स्किल्स की वजह से तुम यहाँ पर 3 सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को अपनी बॉडी के ऊपर ले पाए और अब यहाँ पर चौथे यानी कि मेरी सेक्रेट बीस्ट की पावर भी तुम्हारे पास आ चुकी है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि लेकिन लड़के चाहे तुम यहाँ पर कितने ही स्पेशल क्यों ना हो, चाहे तुम यहाँ पर कितने ही खास क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर बाकी सभी लोगों की तरह ही फेल होने वाले हो। लड़के क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो इसमें लिखा जा चुका है कि तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी डिस्पेयर और इसी तरह से फियर में गुजारनी पड़ेगी। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे कि क्यों तुम्हारी किस्मत में यहाँ पर दुख और इस तरह की उदासी लिखी गई है। तो मां ज़ूफेन कहता है कि मुझे यहाँ पर डिटेल में बताएं ना आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं तो फिर डिटेल के लिए मुझे यहाँ पर एंशिएंट समय में जाना पड़ेगा, उस समय में जब यहाँ पर इंसान भी नहीं हुआ करते थे, उस समय में जब यहाँ पर तुम्हारी ये धरती बन रही थी, उस समय में जब यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैटर्स हुए करते थे और उस मैटर के साथ वहां पर सेक्रेट बीस्ट वजूद में आए। सेक्रेट बीस्ट में हम 5 सेक्रेट बीस्ट थे उस वक्त सबसे पावरफुल बीइंग, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान, फिर यहाँ पर दूसरे जानवर बनने शुरू हुए। जब यहाँ पर मॉन्स्टर्स और जानवर जो थे हम हमारी तरफ देखते और हम सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हमें इस दुनिया के काम से कोई लेना देना नहीं था। हम 5 सेक्रेट बीस्ट सिर्फ और सिर्फ आपस में फाइट करते रहते, एक दूसरे के साथ फाइट करके देखते हैं कि हम में से कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए परफेक्ट है। यानी कि हम 5 में से एक डिसाइड करना चाहता था कि हम 5 में से कौन दूसरे का किंग बनेगा। हालांकि हम 5 की पावर लेवल्स एक दूसरे के बराबर ही थी, हम 5 के पास अलग अलग एबिलिटीज थी जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर पूरी तरह से एक दूसरे के साथ एक बैलेंस क्रिएट करती थी। इसी वजह से हम 5 कभी भी यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करके जीत नहीं पाए। हम में से एक जो ज्यादा पुराना था वो कुनपेंग था, कुनपेंग हमसे पहले यहाँ पर वजूद में आया था। इसी वजह से उस बुड्ढे खूसर ने यहाँ पर हम सभी के सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक फैसला करें कि हम लोग आज के बाद कभी फाइट नहीं करेंगे और ये डिसाइड करने का फैसला नहीं करेंगे कि हम में से कौन यहाँ पर किंग बनेगा। हालांकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि उसके पास जो जेंटल फ्लेम्स, उसी जेंटल फ्लेम्स की वजह से हम सभी लोग शांत हुए थे। हम 5 बीस्ट जो थे वो केयर फ्री थे और हमें यहाँ पर इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपना खाना समझते थे और जब चाहे हम लोग नीचे जाते जाकर अपनी फाइट के बीच लोगों को मार डालते जाए, क्योंकि हमारी फाइट से बहुत सारे लोग मारे जाते थे और इसके अलावा हम जब चाहे वो इंसानों को खा लेते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक से कहीं से 10 इंसान निकल कर आए। 10 इंसान जो कि अपने आप को यहाँ पर सॉवरियन लेवल के मास्टर्स कहते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो इंसानों की मॉडल दुनिया से निकल कर आए थे। लेकिन कहा जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की हर एक बात को मास्टर कर लिया था, इसी वजह से वो सॉवरियन लेवल पर पहुंच चुके थे। वो इतने पावरफुल थे कि उनमें से जो टॉप 3 थे उनके पास इतनी शक्तियां थी कि वो यहाँ पर हम में से एक सेक्रेट बीस्ट को हराने की पावर रखते थे। अब इंसानों के पास एक नया जज्बा आ गया, इंसानों को यहाँ पर पता था कि वो सेक्रेट बीस्ट को हरा सकते हैं। तो उसके बाद हम सभी लोगों ने डरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन तीनों के पास जो पावर्स थी उनकी वजह से हम सेक्रेट बीस्ट को नुकसान पहुंच रहा था। और हम में से कुछ जो थे वो जंगलों में जाकर छुप गए, कुछ जाकर मॉर्टल राम्स में छुप गए, कुछ लोग अदर राम्स में जाकर छुप गए। हम सभी लोगों ने छुपना शुरू कर दिया, क्योंकि हम 5 सेक्रेट बीस्ट कभी भी यहाँ पर उन 10 सॉवरियंस के लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें इस बारे में पता भी नहीं था कि उनकी पावर लेवल्स हमसे ज्यादा कैसे हो गई है। हम लोग पिछले मिलियन सालों से जिंदा थे, जबकि उनके पास इतना लाइफ स्पैन भी नहीं था, लेकिन वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। इसी के साथ ही ड्रैगन एम्परर से कहता है कि लड़की, मुझे पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक ब्लडी बेबी भी है, तुमने यहाँ पर ब्लडी बेबी आर्ट को डीमन एंसेस्टर से लिया होगा। लेकिन डीमन एंसेस्टर के बारे में क्या तुम्हें एक बात पता है कि डीमन एंसेस्टर कभी यहाँ पर सेंट राम को पार करके सॉवरियन राम में क्यों नहीं ब्रेक थ्रू कर पाए? तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मैंने उसके बारे में कहानी सुनी है, मैंने सुना है कि जब वो सेंट राम में पहुंचा था उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया और उसने जाकर सॉवरियंस को चैलेंज किया और इसी वजह से वो मारा गया, शो ऑफ करने के चक्कर में वो मारा गया। तो ड्रैगन एम्परर से कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तुम भी यहाँ पर बाकियों की तरह अगर कहानियों पर भरोसा करोगे तो फिर तुम यहाँ पर बाकियों से अलग कैसे हुए? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक इंसान को यहाँ
यहाँ पर लाखों साल लगते हैं सेंट राम में ब्रेक थ्रू करने के लिए, यानी इतने सालों की तपस्या के बाद कोई इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा जो जाकर सोवरियन राम के मास्टर को चैलेंज करके मारा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। असल बात यह है कि वो कभी यहाँ पर सेंट राम से आके ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता था। ये यहाँ पर ये समझ लो कि हीवंस का एक रूल है। हीवंस का एक रूल वो ये कहता है कि जब यहाँ पर तुम 10 मास्टर्स की मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर रहे हो, उन 10 एंशिएंट सोवरियंस ने जो मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की हुई है वो इस दुनिया की बेस है, इस दुनिया की बुनियाद है। अगर तुम उन 10 में से किसी एक मार्शल आर्ट्स को भी लेकर आगे बढ़ रहे हो तो तुम कभी भी सेंट राम से आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि उन हीवंस ने, उन 10 हीवंस, 10 एंशिएंट सोवरियंस मास्टर्स ने यहाँ पर एक रूल सेटअप किया था कि यहाँ पर दुनिया के इंसानों में से कोई भी मॉर्टल इंसान ऐसा नहीं है जो कि कभी यहाँ पर सेंट राम से आगे ब्रेक थ्रू कर पाए। वो कभी भी यहाँ पर से आगे नहीं जा पाएगा। क्या तुमने इस बात को कभी नोटिस किया है? तुम जब यहाँ पर डीमन एम्परर थे अपनी पिछली लाइफ में, क्या तुमने कभी इस बात को नोटिस किया कि कभी भी यहाँ पर 10 सोवरियंस के अलावा इस दुनिया में पूरी मॉर्टल राम में या फिर इमॉर्टल राम में से भी कोई कभी यहाँ पर सोवरियन राम में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया? 10 सोवरियंस के अलावा यहाँ पर 11वां सोवरियन पैदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बैलेंस के बारे में है। अगर यहाँ पर 10 सोवरियंस में से एक सोवरियन मर जाता है तो उसकी जगह के ऊपर एक नया सोवरियन पैदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 से ज्यादा सोवरियन पैदा नहीं हो सकते और 10 सोवरियंस में से किसी एक को मारना ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई यहाँ पर सोवरियन राम में पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की कल्टीवेशन के ऊपर लिमिट लगा दी गई है। और रही बात उस डीमन एंसेस्टर की जिसके पास ब्लडी बेबी था, उसे लगा कि शायद उसके पास एक नई कल्टीवेशन है जिसकी वजह से वो यहाँ पर सेंट राम में रहते हुए भी सोवरियन को हरा पाएगा। लेकिन असल में उसके पास जो कल्टीवेशन, जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी, वो कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी 10 सोवरियन की मार्शल आर्ट्स टेक्निक के साथ ही बैलेंस में थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कभी सेंट राम से आगे नहीं जा सकता था। तो कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ पर 11वें सोवरियन बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी एक कल्टीवेशन की पाथ को ढूंढना होगा। अपनी कल्टीवेशन पाथ जो कि उन 10 सोवरियंस ने बनाई थी उनके अलावा हो, तभी तुम यहाँ पर एक सोवरियन राम में अलग से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तो माज़ूफैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था ये बात तो वाकई में सच है। तो मेरी पिछली लाइफ और मेरी इस लाइफ में अभी तक यहाँ पर मुझे ये बात कंफर्म है कि 10 सोवरियंस के अलावा 11वां सोवरियन कभी पैदा नहीं हो सका और कोई यहाँ पर सोवरियन राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 700 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शायद अब यहाँ पर हमारी कहानी सैक्रेड डोमेन में जाने वाली है, या फिर इससे पहले अभी हमारे ज़ूफैन को डीमन पर्जिंग सेक्टर से अपना बदला भी तो लेना है।